दोस्तों 2022 का साल और उसका आखिरी सूरज मेरे नज़र के सामने खिड़की से दिख रहा है, अस्त हो रहा है भारत में। और कल से एक नया क्रिश्चियन न्यू ईयर स्टार्ट होगा 2023। एक और साल बीत रहा है। दरअसल इस चैनल पर काफ़ी महीनों से कोई वीडियो नहीं डाल पाया मैं। मेरी अलग व्यस्तताएं थी, आप में से अधिकतर उससे परिचित होंगे, तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल पाया। पर क्योंकि साल ख़त्म हो रहा है तो मुझे भी मन किया कि एक वीडियो तो मैं बनाकर डालता हूँ। दरअसल साल का बदलना कोई नई बात रह नहीं गई मेरी लाइफ में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि इन सब चीज़ों का चार्म काफ़ी कम हो जाता है। जाहिर सी बात है, ये रिपीटेटिव हो जाती हैं। और एक आम भारतीय की जहाँ तक बात है तो दरअसल साल के बदलने, कैलेंडर की तारीखें बदलने से उसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास सकारात्मक बदलाव नहीं आता है। यह हम सभी जानते हैं। यंग लोग थोड़ा ज़रूर कुछ ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं इस उम्मीद से कि नया साल कुछ बेहतर होगा। कुछ लोगों के अपने विश्वास, अंधविश्वास होते हैं, उसके चलते वो ऐसा करते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर भारतीय हैं उनकी ज़िंदगी लगभग ऐसे ही चल रही है कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र बस यूं तमाम होती है। तो कैलेंडर की तारीखों को बदलने से हिंदुस्तान की तकदीर, हिंदुस्तानी की तकदीर बदलती नज़र नहीं आ रही है। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि वक्त के साथ प्रोग्रेस ज़रूरी है, विकास ज़रूरी है, चाहे वो मानव का हो, चाहे वो मानव के समाज का हो, और चाहे हमारी अपनी जो सोच है उसका हो। हमारे जीवन को बेहतर होना चाहिए हर बढ़ते दिन के साथ, क्योंकि जो मानवता को संवेदनाएं दी हैं, मस्तिष्क दिया है और बहुत सी एबिलिटीज़ दी हैं ईश्वर ने, जिसके चलते ये मान के चला जाता है कि वक्त के साथ मानव प्रगति कर रहा है। तो भारत में ऐसा क्या हुआ कि हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए, इतने तरह के लोगों ने हम पर, राजाओं ने, शहंशाहों ने, सम्राटों ने, आक्रमणकारियों ने, तरह तरह के ग्रुप्स ने हम पर शासन किया। लेकिन ऐसा क्या है कि आज हम स्टैग्नेंट फील करते हैं और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ खास पॉजिटिव बदलाव नहीं आया। दरअसल जो देश का ढांचा है वो तो देश के सिस्टम द्वारा चलता है। सिस्टम का बहुत मजबूत दखल है भारत के ढांचे में। ये एक अच्छी चीज़ कही जानी चाहिए कि सिस्टम कम से कम उस लेवल तक पहुंच गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिस्टम हम सभी जानते हैं, और भले ही हम किसी भी पक्ष के समर्थक हों, हम प्राइवेट में ज़रूर स्वीकार करते हैं कि जो सिस्टम है कहीं ना कहीं उसमें बड़ी बड़ी खामियां हैं, जिसकी वजह से हम देश में इतनी गरीबी, इतनी भूखमरी, इतनी अज्ञानता, इतना शोषण, इतनी गैर बराबरी देखते हैं। ये भारत भूमि के लिए दरअसल बड़े ही शर्म की बात है, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की सांस्कृतिक धरती रही है। एक ज़माने में जब धर्म का उदय होता था, धर्म का उदय हुआ है, तो सिर्फ दो जो इलाके हैं दुनिया में वो धर्म के उदय के लिए, संस्कृति के उदय के लिए माने गए, एक मिडल ईस्ट और एक इंडिया, भारत। तो ऐसा क्या होता है कि सदियों सदियों तक दुनिया में सबसे बड़ा चंक जीडीपी का रखने के बावजूद आज भारत की ये स्थिति हो गई है। भारत में लोकतंत्र है, हम सभी मानते हैं कि वर्तमान मानव व्यवस्था में शायद लोकतंत्र सबसे बेहतर प्रशासनिक शासनिक प्रणाली है। उसके बावजूद वो हमें यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का अधिकार 1951-52 के चुनावों से मिला हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग क्यों नहीं उस लेवल तक पहुंच पाए हैं जहां तक इस दुनिया के बहुत सारे देश पहुंच गए हैं। बहुत सारे देश जो कभी हमसे बहुत पीछे हुआ करते थे, हमारे साथ हुआ करते थे,
ऐसा क्या कम रह गया हमारे देश में, हमारे लोगों में, हमारे ढांचे में कि आज हमें महंगाई से इतना ज़्यादा जूझना पड़ रहा है, बेरोजगारी से इतना ज़्यादा जूझना पड़ रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बेसिक ज़रूरियात पूरे नहीं हो रहे। ऐसा क्या हो गया है? तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इसके पीछे एक भागीरथी प्रयास की ज़रूरत रही है। राजनीतिक प्रयास बहुत ज़रूरी रहे हैं, इसीलिए मैंने थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट उसमें अधिक अपनी करने की कोशिश की है। हम सभी मानते हैं, किसी भी पक्ष के समर्थक हों, हम सभी भारत पर गर्व करते हैं। कम से कम जो भारत में रहते हैं और जिन्होंने रहने का संकल्प लिया है, वो लोग भारत को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम सभी भारत की प्रगति चाहते हैं। तो हम क्यों ना एक बार निश्चल रूप से भारत के बारे में सोचें कि हम कैसे इसे बेहतर बना पाएंगे, इसके सिस्टम को सुधार पाएंगे। सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं और सिस्टम में जो खामियां हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या की देन है, और वो है संवाद। लोकतंत्र का विकास संवाद से होता है। जब आपके जनप्रतिनिधि हो, आपका सिस्टम हो और जो जनता हो, जो वोटर हो, वो आपस में संवाद स्थापित हो तो देश तेजी से आगे बढ़ता है। ये बहुत जाहिर सी बात है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता रहा है भारत में। जितना अधिक संवाद होगा जनता का और प्रशासन का, जनता का और शासक का, जनता का और सरकार का, उतना अधिक जो है देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। इट हैज़ टू बी अ टू-वे कम्युनिकेशन which is not really happening to that level despite the rise of internet age। तो ये सोचने वाली बात है। सरकारें, पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं, जब अपना प्रचार करती हैं, तो वो अपने मुद्दे चलाती हैं। यदि किसी को किसी धर्म को लेकर अपना प्रचार करना है तो वो उसके मुद्दे उभारता है, फिर उसका एक पूरा प्रोपेगेंडा नेटवर्क है, वो उसके द्वारा उसे फैलाता है और वोटर के दिमाग में बैठाता है कि यही है तुम्हारा मुद्दा, इसी पर चुनाव लड़ा जाएगा, बस इसी पे डिसाइड कर लो, इस पार या उस पार। कोई अपने भ्रष्टाचार के मुद्दों से हटाकर दूसरे के मुद्दों पर ध्यान दिलाना चाहे, भले ही वो पार्टी, वो पक्ष खुद सरकार में रहा हो, तो वो उसको प्रोपेगेट कर देता है। तो दरअसल आप ध्यान से सोचेंगे, सूक्ष्म रूप से सोचेंगे, तो आप पाएंगे कि अभी तक ये जो राजनीति में जो पक्ष हैं, ये इंसान को बरगलाने का काम बड़ा बखूबी करते रहे हैं। दरअसल ये एक हिप्नोटाइज करने का सिस्टम बन चुका है लोकतंत्र में कि जनता की आवाज़ का कोई महत्व खास रह नहीं गया है। जनता की आवाज़ का कोई अर्थ नहीं रह गया है लोकतंत्र में, क्योंकि जो आवाज़ है, जो मुद्दे हैं, जो तमाम इश्यूज़ जिन पर डिबेट होती है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, वो सब के सब चुनाव लड़ने वाले पक्ष और ख़ास तौर पर जो मजबूत पक्ष हैं आज देश में, सत्ता में, विपक्ष में, वो डिसाइड करते हैं। और वहाँ कहीं इंसान के रियल मुद्दे, जो प्रशासनिक मुद्दे होते हैं, सरकारों के मुद्दे होते हैं, जिनके सहारे हमारा देश बेहतर बन सकता है, जो बुनियादी मुद्दे होते हैं, वो खो जाते हैं। तो ये संवाद स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि नए साल में हम सभी को इस पर काम करना चाहिए, जिसमें जनता से संवाद किया जाए, जनता को एजुकेट किया जाए। कोई भी जनता, अगर आपको लगता है कि आप एक प्रोग्रेसिव पार्टी हैं और प्रोग्रेसिव पार्टी को अगर मुद्दे बता देंगे तो वो तुरंत वोट दे देगी, दरअसल नहीं देगी, क्योंकि इस देश की जनता भले लिटरेट हो पर अभी एजुकेशन में, लोकतंत्र की एजुकेशन में काफ़ी पीछे है। लोकतंत्र को शुरू से, बड़े ही दुख की बात है कि मोर ऑफ अ मेजॉरिटेरियन कंसेप्ट
की तरह स्थापित कर दिया गया है, जबकि लोकतंत्र का अर्थ यह होना चाहिए था कि सभी वोटर्स को अपने राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में एजुकेट होना था और फिर वोटिंग करके सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार या पक्ष का चयन करना था अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप जिसे वोट करते हैं या जनता जिसे आम तौर पर वोट करती है वो अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए वोट करती है? नहीं करती है। इसी वजह से तो देश गर्त में जाता दिख रहा है, इसी वजह से तो इतनी बीमारियां जो देश के समाज में है, कोढ़ है, वो बढ़ गए हैं। तो दरअसल वोटिंग मुझे नहीं लगता कि इट्स दैट शॉर्टकट, इतना शॉर्टकट नहीं है कि आप किसी को जाके कन्विंस करेंगे, 5-10 मुद्दे बताएंगे और वो तुरंत आपको वोट कर देगा। इतना आसान नहीं है। इसमें एक स्टेप और है और वो है संवाद का। संवाद यानी कि हमें देश के वोटर को पहले ये एजुकेट करना है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है, सरकार का अर्थ क्या है, सरकार से उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, एमएलएज, एमपीज, पार्षद, उसके जो सरपंच, उनसे उसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। और जब चुनाव हो रहा है तो जो पिछला आपका नुमाइंदा था, रिप्रेजेंटेटिव था, उसका आकलन कैसे करना चाहिए, किन बिंदुओं पर आपको उसकी रैंकिंग करनी चाहिए, उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहिए। जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनमें क्या ढूंढना चाहिए, क्या देखना चाहिए। भाई जब गलत पॉइंट पे अगर आप सबसे ज़्यादा पावरफुल उम्मीदवार ढूंढ रहे हो या आप एक अमुक जाति या धर्म का ही उम्मीदवार ढूंढ रहे हो, यदि आप इस तरह के लोग या फिर किसी पावरफुल या प्रसिद्ध आदमी का नाम ढूंढ रहे हैं या फिर किसी बड़े नेता के रिश्तेदार का नाम ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर आपकी चॉइस गलत जाएगी। और जब 545 में से जितनी भी सीटों के चुनाव हो रहे हैं, अब वो उतनी सीटों पर यदि एक एक करके इस तरह से डिफेक्टिव वोटिंग करेंगे लोग और डिफेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आएंगे, तो पूरी जो संसद है वो डिफेक्टिव बनेगी ही और उसके चलते 5 साल तक देश भुगतता है। तो ये ज़रूरी है कि जनता को एजुकेट किया जाए लोकतंत्र के बारे में और सही मायनों में उसे, इट्स नॉट अबाउट मेजॉरिटेरियनिज्म, इट्स अबाउट मेजॉरिटेरियनिज्म ऑफ मोस्ट एजुकेटेड पीपल, educated in the sense those who understand the meaning of democracy, those who think about progress, those who think logically about election। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोकतंत्र के बारे में एजुकेट किया जाए, संवाद स्थापित किया जाए, दोनों तरफ से संवाद हो ताकि जनता सुधर सके। जनता सुधरेगी तो सही तरीके से वोटिंग करेगी। हमने देखा कि आज से लगभग 1 दशक पहले जो सिविल सोसाइटी एक शब्द बड़ा प्रचलित हो गया था, हालांकि सिविल सोसाइटी हमेशा से एग्जिस्ट करती रही इस देश में कम ज़्यादा, लेकिन काफ़ी प्रचलित हो गया। सिविल सोसाइटी का प्रेशर देने की कोशिश की गई, जनता की आवाज़ जिसे बताया गया, उसको लेकर सरकार को प्रेशराइज, बल्कि सरकार ही नहीं देश की संसद को प्रेशराइज की। भाई जनता को लगता है कि एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है जो जन लोकपाल का मुद्दा था, उसको लेकर प्रेशराइज, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रेशराइज करने की कोशिश, नतीजा निकला नील बटा सन्नाटा। देश के सिस्टम की चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि लाखों का हुजूम भी आ जाता है तो उसके कान पे जूं नहीं रेंगती। कितने देश की आबादियां उससे कम होंगी जितनी आबादी इस देश की सड़कों पर एक नहीं कई बार गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करने के लिए सड़कों पर निकली है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता इस तंत्र पर। तो इसलिए सिविल सोसाइटी जो चीज़ थी, जिसका उस वक्त तक ये मानना था कि राजनीति से बाहर रहकर वो प्रेशर देंगे, तो ये मेरे ख्याल से एक गलत धारणा साबित हुआ।
गलत इन द सेंस ये सिद्ध हो गया कि आप बाहर से बहुत ज्यादा प्रेशर देके गवर्नमेंट को नहीं झुका सकते, पॉलिटिकल प्रेशर भी जरूरी है। या तो आपका एक एजेंट हो पॉलिटिक्स में, और या फिर आप खुद पॉलिटिक्स में हो। तो इसलिए जब जो नई पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, जो सिविल सोसाइटी का एक बदला हुआ रूप, और उसके बाद जब आपने देखा कि कितने पढ़े लिखे लोग, नौजवान, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, किसान संगठनों के लोग, मजदूर संगठनों के लोग, सफाई कर्मचारी संगठनों के लोग, आशा बहनें और ना जाने किन किन प्रोफेशन के लोग, जब उस सिविल सोसाइटी का जो पॉलिटिकल रूप बना उसमें एक के बाद एक जुड़ते गए, तो वो इफेक्टिव रूप से सिविल सोसाइटी पॉलिटिक्स में आ गई। तो दरअसल इस देश में अब मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी का कोई खास मतलब भी नहीं रह गया है। ऐसा कहना गलत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस देश के सिस्टम की चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि सिविल सोसाइटी का वाकई में इफेक्टिव वे में, जब तक वो न्यूट्रल है, जनता के हक में सोच रही, उसका कोई रोल नहीं रह गया है। किसान आंदोलन ने अंत में जब प्रेशराइज किया, ठीक है, वो एक सिविल मूवमेंट था, लेकिन आप देखिए कि कहीं ना कहीं उसके नुमाइंदे वो पॉलिटिक्स में थे, जिसकी वजह से उन्होंने सरकार को झुका दिया। तो आगे भी ये होगा, और ये तब होगा जब देश की सिविल सोसाइटी, जिसने पॉलिटिकल रूप ले लिया है, वो और स्ट्रांग बनेगी। ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मेरा मानना है कि जनता की आवाज को बुलंद करना होगा, जनता को साथ में एजुकेट भी करना होगा, ताकि उसकी जो आवाज निकले वो उसके दर्द की आवाज हो, उसकी जरूरतों की आवाज हो, उसकी विकास की इच्छा की आवाज हो, ना कि हुक्मरानों या फिर जो पावरफुल पॉलिटिशियंस हैं उनके द्वारा ठूंसी गई आर्टिफिशियल, व्हाट्सएप के द्वारा ठूंसी गई आर्टिफिशियल आवाज़ें हों, जो दरअसल उनके मुद्दे ना हों, आर्टिफिशियली उनसे बुलवाए जा रहे हों, उनको कंफ्यूज करके बुलवाए जा रहे हों, उनको भटका के बुलवाए जा रहे हों। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो सिविल सोसाइटी जिसने पॉलिटिकल रूप लिया, उसका जुड़ना, उसका मजबूत होना, संवाद की स्थिति उसे स्थापित करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि हम सभी को उसका अंग बनना चाहिए, और जनता को एजुकेट करना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता का क्या रोल है, जनता की एक्सपेक्टेशन क्या होनी है। भाई, जनता को सरकार से क्या चाहिए होता है। यदि आप शिक्षा, सड़क, स्कूल वगैरह वगैरह की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो कहने में बड़ा अच्छा लगता है, लोग दर्द से बिलबिलाते भी हैं, लेकिन वोटिंग नहीं करते। वोटिंग क्यों नहीं करते? क्योंकि इस देश के नागरिक को उसके अंतः मन में कहीं ये बहुत क्लियरली नहीं है कि मेरे बच्चे को अच्छी और मुफ्त शिक्षा देना वो सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे मैं टैक्स दे रहा हूं। मुफ्त में बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा देना वो सरकार की जिम्मेदारी है। दरअसल उसके दिमाग में जो सरकार का ढांचा है वही इतना गड़बड़ है, वो इतना सोच नहीं पाता कि सरकार उसका जीवन कैसे कैसे बेहतर बना सकती है, सरकार उसकी जिंदगी कैसे बदल सकती है, सरकार उसे क्या 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 सुविधाएं दे सकती है। उसे लगता है कि ये जीवन उसे ही जीना है, ऊपर वाले ने उसे धरती पर भेज दिया है, भारत भूमि पर, अब उसे अगर बच्चा है उसका तो उसे ही पढ़ाना है, उसे अपने पैसे खर्च करने हैं। अगर ज़्यादा खर्च करेगा तो बेहतरीन स्कूल में पढ़ा पाएगा, प्राइवेट स्कूल में, अन्यथा फिर उसे किसी तरह से रेंग रेंग कर पढ़ाना है, अन्यथा फिर उसका बच्चा निरक्षर रहेगा, अशिक्षित रहेगा। इसी तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य सुविधाएं। तो पहले तो जनता को ये एजुकेट करना है कि सरकार की ड्यूटी क्या बनती है। क्या सरकार की ड्यूटी मंदिर मस्जिद बनाने की होनी चाहिए, जगह जगह के नाम बदलते रहने की होनी चाहिए, और उत्पीड़न करने की होनी चाहिए, संविधान से आगे बढ़कर लोगों के हकों पर, लोगों की जिंदगियों पर बुलडोजर चलाने की होनी चाहिए, या फिर सरकार की ड्यूटी
शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, महंगाई से लड़ाई, रोजगार के अवसर मुहैया करवाना और देश के नागरिकों का जीवन सुरक्षित और खुशहाल बनाना होना चाहिए। ये बहुत क्लियर डिमार्केशन ज़रूरी है। देश का वोटर, जहाँ तक मेरी समझ है, इसमें बहुत बुरी तरह से भटका हुआ है। इसलिए आप अगर कोई राजनीतिज्ञ या कोई उम्मीदवार अगर अच्छा सा मैनिफेस्टो बना के भी ले जाता है और उसे मुद्दे ये समझाना चाहता है अपने वोटर को कि वो ये देगा, तो उसको ही बदनाम कर दिया जाता है कि मुफ्त की रेवड़ी या इस तरह के लालच प्रलोभन दे रहा है। यानी कि कुछ भी अच्छा अगर नागरिक के लिए कोई उम्मीदवार या पार्टी करती है तो उसे बताया जाता है कि ये पाप हो गया, ये लालच दिया जा रहा है, यानी कि केवल उत्पीड़न कीजिए। तो दोस्तों, ये हमें सुधारना है और एजुकेट करना है